हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मेरा नाम है मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ लूसेंट रिवीजन सीरीज में। इस सीरीज में अभी हम देख रहे हैं गवर्नर जनरल की लिस्ट। भारत के आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं। हमने शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव से। आपको नाम याद होगा अगर, तो हमने स्टार्ट किया था। पहला जो था आपका गवर्नर जनरल नहीं रहता है, गवर्नर रहता है बंगाल वाला, जो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपके प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद। वो रहता है आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे क्या होता है, द्वैध शासन होता है। ठीक है, द्वैध शासन होता है। उसके बाद आपका रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आएगा, रॉबर्ट क्लाइव के बाद आएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग, है ना, वॉरेन हेस्टिंग। मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या लेके घूमता था, वारंट लेके घूमता था। वॉरेन हेस्टिंग जो आएगा वो रहेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो कि मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर के ऊपर काम करेगा। ठीक है, यहां हो गया वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने काफी अच्छे अच्छे काम किए हैं और उसमें से एक जो आपको याद रखना है वो इजारेदारी प्रथा है। न्याय व्यवस्था अच्छी की थी, है ना, जिले में न्यायालय बनवाए थे। इसी के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट आता है और फिर इसके बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट बनती है कलकत्ता में। तो इसी के टाइम पे आपको सुप्रीम कोर्ट याद रखना है। एलिजा इम्पे याद रखना है ना, तो आपके इम्पे जी बनाए जाते हैं न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। फिर क्या आता है, वॉरेन हेस्टिंग के बाद आपने पढ़ा फिर कॉर्नवालिस। ठीक है, द्वैध शासन जो आपका रॉबर्ट क्लाइव लेकर आता है, वॉरेन हेस्टिंग उसको हटा देता है। इजारेदारी प्रथा जो ये लेकर वॉरेन हेस्टिंग लेकर आता है, कॉर्नवालिस फिर अपनी नई प्रथा लाएगा क्योंकि टैक्स कलेक्शन में मजा नहीं आ रही थी, पैसे नहीं मिल रहे थे कंपनी को। तो फिर ये क्या लेकर आता है, स्थायी बंदोबस्त लेकर आता है। ठीक है, बंदोबस्त, अब कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना ही था क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे थे, तो स्थायी बंदोबस्त लेकर आता है। तो स्थायी बंदोबस्त के साथ साथ हमने दो और टैक्स कलेक्शन के क्या पढ़े हैं यहाँ पे, व्यवस्था पढ़ा है। एक पढ़ा है रैयतवाड़ी सिस्टम, दूसरा पढ़ा है महलवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी मतलब रैयत, सीधे किसान से हम क्या करेंगे, टैक्स वसूलेंगे। और महलवाड़ी मतलब महल, पूरा का पूरा गांव जो है उसमें किसी को लंबरदार जो है उसको हेड बनाएंगे, उसको बोलेंगे तुम पैसे लाके दो। ठीक है, ये जो आपकी व्यवस्था थी ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन की नहीं थी, ये एक और तरीका था कि जो आपके इंडियंस थे, जमींदार थे, उनको कंपनी की तरफ, अपने तरफ लाना। ठीक है, और इसके बाद क्या होता कि धीरे धीरे वो सपोर्ट करने लग जाते हैं कंपनी को। कंपनी का जो सामान आता है ब्रिटेन से बन के, जब आप देखेंगे आने वाले टाइम पे कि ब्रिटेन से बहुत सारा मटेरियल जो है वो इंडिया आता था, तो उसके लिए मार्केट भी चाहिए होगा ना, लोग चाहिए होंगे जो ब्रिटेन के कपड़े खरीदे, ब्रिटेन का सामान खरीदे। तो वो कौन होगा, ये आपके मीडियम वाले, मिडिल वाले रहेंगे, जमींदार वगैरह, जिनके पास पैसा भी रहेगा, जो आपके ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट भी कर रहे होंगे। यही फिर आने वाले टाइम पे कंज्यूमर भी होंगे उनके सारे मटेरियल के। तो ये बड़ी चालाकी से धीरे धीरे क्या कर रही थी, अपना मार्केट भी बना रही थी, अपनी तरफ लोगों को भी खींच रही थी। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव हो गया आपका। कॉर्नवालिस के टाइम पे कोड भी आता है, आपको याद रखना है 1793 में, जिसका नाम रहता है कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड जो है वो शक्तियों का पृथक्करण करता है ना, डिवीजन ऑफ पावर्स। कौन कौन से, आपकी पुलिस पावर अलग रहेगी, आपकी जुडिशियल पावर अलग रहेगी, और तीसरा आपके जो कलेक्टर वाली आपकी पावर है टैक्स कलेक्शन की, वो अलग रहेगी। तो एक कॉर्नवालिस के टाइम पे ये भी याद रखना है। दूसरा आपका स्थायी बंदोबस्त, ये तो याद रखना ही है। मैंने परसेंटेज भी आपको बता दिया था कि कौन सा परसेंटेज सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, किस एरिया में कौन सी व्यवस्था चल रही थी, स्थायी बंदोबस्त कहाँ चल रही थी, महलवाड़ी सिस्टम कहाँ चल रहा था, रैयतवाड़ी कहाँ चल रहा था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए उसी के आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारे पास कौन आएगा नेक्स्ट, जॉन शोर। बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था, है ना, ये वही जॉन शोर है। स्थायी बंदोबस्त के लिए जब शोर मचा रहा था, तो जो आपके जॉन शोर है ये एक नीति लेकर आते हैं जिसका नाम रहता है अहस्तक्षेप की नीति। ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ये क्या था, इनके टाइम पे ज्यादा कुछ नहीं होता, नवजात कन्याओं की हत्या अन्य हत्या के समान अपराध घोषित कर देते हैं। आपको भी पता है कि कितना ज्यादा यहाँ पे क्या हो रहा था, गर्ल चाइल्ड जो है, न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड, उनको सीधे सीधे मार दिया जा रहा था, है ना। तो ये सब जो है इतनी ज्यादा मात्रा में हो रहा था, नंबर्स ऑफ जो किलिंग है वो बढ़ रही थी। तो फिर जॉन शोर ने शोर मचाते हुए बोला कि नहीं भाई, अब नवजात जो लड़कियां हैं, शिशु हैं, उनकी हत्या नॉर्मल जो आपकी हत्या होती है ना उसी के बराबर मानी जाएगी। ये नहीं कि अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है तो आप उसको मार सकते हैं।
एक मूवी भी है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही है, मनीषा कोइराला की है शायद, और उसमें आपकी रेखा जी भी हैं। उसमें ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा बेबी होता है, उस टाइम पे मतलब महिलाओं को, गर्ल चाइल्ड को इतना बुरा माना जाता था कि सीधे मार दिया जाता था अगर गर्ल चाइल्ड होती थी तो। ये सब बंद करवाते हैं आपके जॉन शोर जी, ठीक है, शोर मचा के बंद कराते हैं। इसके अलावा हस्तक्षेप की नीति क्या थी कि हम अब क्या करेंगे, थोड़ा स्टेबल बनाएंगे अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को। जितना एरिया हमने कैप्चर कर लिया उतना अपने पास रहेंगे। रिंग ऑफ फेंस की नीति जो है वो हम पढ़ चुके हैं वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। शोर मचा के दूसरी नीति लाते हैं हस्तक्षेप की, कि हम उंगली नहीं करेंगे किसी के भी मैटर में, तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे, ठीक है। तो बस इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, अगर इस नीति के बारे में पूछता है तो ये शोर मचा के हमारे जॉन शोर जी ने लाया था, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। वेलेस्ली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी, और ये एक सहायक संधि आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। जैसे एक रिंग ऑफ फेंस वाली फायदेमंद साबित हुई थी, धीरे धीरे कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य बढ़ रहा था। दूसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना जाएगा, जो आप ऐसे मान के चलिए कि कुछ सिस्टम नया लेकर आया, वो था वेलेस्ली, जो कि सहायक संधि लेकर आता है। सहायक संधि वैसे उसके दिमाग की उपज नहीं थी, ये उपज थी किसकी? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की। जब आपने पढ़ा है एंग्लो फ्रांसीसी वॉर, तब आपने फ्रांसीसी गवर्नर पढ़ा है डुप्ले, जो कि काफी अच्छे तरीके से डील कर रहा होता है, लेकिन फिर कुछ गलती होती है, उसे वापस बुला लिया जाता है। तो यहाँ पे डुप्ले जो है ये सबसे पहले स्टार्ट करता है सब्सिडरी ट्रिटी, ठीक है। तो इसको फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस भी बोला जाता है। सहायक संधि में था क्या कि आपको, ठीक है, किसी से युद्ध करना है, जैसे मान लीजिए आपस में राजा युद्ध तो कर ही रहे हैं, मराठा जो है मैसूर से कर रहा है और हैदराबाद के निजाम से कर रहा है और दूसरे जो हैं उनसे कर रहा है, तो इसे सब आपस में लड़ रहे हैं। तो अब ये हो गया कि ठीक है, किसी राजा को हमारी हेल्प चाहिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हमारी आर्मी अपने कैपिटल में रखनी पड़ेगी, उस आर्मी का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। और विदेशी मामले में क्या होगा, हम डिसाइड करेंगे आप किससे दोस्ती करेंगे, किससे आप दुश्मनी करेंगे। आप किसी भी यूरोपीय पर्सन को अपने अंडर में फिर नौकरी नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए हम ब्रिटिशर्स जो भी हैं, आप फ्रांसीसी को फिर नहीं अपॉइंट कर सकते अपनी आर्मी में या किसी भी काम के लिए, हम डिसाइड करेंगे हर वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, चाहे वो मराठा के टाइम पे हो या और जो आपके राजा हैं, क्या होता था जब विवाद होता था दो उत्तराधिकार के लिए, जैसे मान लीजिए मराठा की बात करें, तो यहाँ पे दो लोगों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैं राजा बनूंगा, ये बोल रहा है मैं राजा बनूंगा। तो एक क्या करता है, एक के पास पूरे पूरे सैनिक जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं या इसको पूरी व्यवस्था सपोर्ट कर रही होती है। दूसरा वाला कहाँ चला जाता है? दूसरा वाला चला जाता है अंग्रेजों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कि भाई तुम अपनी आर्मी मुझे दे दो, मैं उसको लेके लड़ूंगा, जीत जाऊंगा तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा। सहायक संधि में अब इन लोग को ये नहीं समझ में आ रहा था कि अंग्रेज जो ये आर्मी दे रहे हैं, अब आर्मी का खर्चा हमें उठाना पड़ेगा क्योंकि हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, बस इतनी सी तो बात है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा इनका मुद्दा था अंग्रेजों का, कि अंग्रेज जो है अपनी आर्मी, अपने जो है सैनिक के नंबर बढ़ा रहे थे, लेकिन उन्हें उसको पैसे नहीं देने पड़ रहे थे। पैसे कौन दे रहा था? तो पैसे यहाँ पे दे रहे थे आपके भारत के जो राजा थे। भारत के जो राजा थे वो इसको रखने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए पैसे दे रहे थे, और उनको लग रहा था कि ठीक है हमारे लिए ही तो है, तो हमें तो संभालना ही पड़ेगा। तो यहां से क्या कर रहे थे अंग्रेज, एक आर्मी बना रहे थे, अपनी आर्मी बड़ी कर रहे थे, लेकिन उन्हें उसे बढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ रहे थे। देखिए कितनी अच्छी बात है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने सपोर्ट किया। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो भी विदेश मामले थे, फॉरेन जितने भी अफेयर्स थे, वो सब ले लिए अपने कंट्रोल में। मतलब अब अगर मराठा या मान लीजिए मैसूर, हैदराबाद, जैसे हैदराबाद ने सबसे पहले साइन कर लिया था, अब हैदराबाद का नवाब चाहे भी किसी और की हेल्प करना तो नहीं कर सकता है। उसने क्या कर लिया, क्योंकि ट्रिटी कर ली है, सहायक संधि कर ली है, किससे? हमारे अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो अब नहीं कर सकता हेल्प। तो यहाँ किसी को कितना भी लगे कि अरे नहीं अंग्रेज गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरी ये फायदा हुआ कि जब अंग्रेज किसी से लड़ने जाते थे, मान लीजिए मैसूर से लड़ाई करी, मराठा से लड़ाई करी, तो कोई और दूसरा जो है जिससे अंग्रेजों ने सहायक संधि कर रखी है, वो उन्हें हेल्प नहीं कर सकता था, है ना। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों के दुश्मन कम हुए,
ठीक है, दो फायदे हो गए सीधे सीधे। पहला, एक तो उनकी आर्मी बड़ी हो गई, अब युद्ध लड़ने जाना है तो ये जितने भी राजाओं के यहाँ आर्मी बैठा रखी है सबको बुलाएंगे, युद्ध करने जाएंगे। उस आर्मी का खर्चा कौन उठा रहा है? तो वो आपका भारत का राजा उठा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या फायदा हुआ? विदेशी जितने भी मामले थे, फॉरेन अफेयर, सब वो कंट्रोल कर रहा है। अब कहीं भी आपके हैदराबाद वाले को किसी को सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, किससे आपको लड़ाई करना है, आक्रमण करना है, किससे मित्रवत संबंध रखना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? हमारे अंग्रेज करेंगे। ठीक है, और अपनी आर्मी जो है कैपिटल में रखते थे, एक आदमी रखते थे देखने के लिए कि हैदराबाद का जो नवाब है, ये जो मैसूर का जो है आपका नवाब, वो कहीं यहाँ वहां तो नहीं जा रहा, कहीं हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहा। तो ये सारी इनकी इंटरनल चीजों पे भी इंटरफेयर करते रहते थे, और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनसे सहायक संधि कर लेते हैं। और ये भी होता था कि जब ये युद्ध में हराते थे, जैसे यहाँ पे मराठों को जब हराया इन्होंने, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे भोसले हो गया, पेशवा हो गया, बरार हो गया, सिंधिया हो गया, इन सबको ये नहीं बोला कि अपना जो इलाका है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दो, नहीं, आप अपने पास रखो, कोई बात नहीं, बस हमसे सहायक संधि कर लो। तो एक सहायक संधि जो है वो ऑप्शन में रखते थे कि आप सहायक संधि कर लो। अब इनको लगता था कि यार सहायक संधि में क्या ही जा रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा भी नुकसान नहीं है कोई, है ना। लेकिन बहुत लंबा खेल रहे थे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, स्पेशली हम बात करें किसकी, जो आपके गवर्नर जनरल थे, काफी लंबा खेल रहे थे। वेलेस्ली धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को अपने गेम से हटा रहा था, ना ये किसी को सपोर्ट कर सकते थे, ना ही किसी के अगेंस्ट जा सकते थे। ब्रिटिशर्स के टोटली कंट्रोल में थे सहायक संधि करने के बाद। ठीक है, और आर्मी मेंटेन कर रही थी आपकी पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोगों के पैसों पे। तो सबसे पहला जो है पूछा जा चुका है क्वेश्चन, किसने सहायक संधि एक्सेप्ट की थी? ये था आपका हैदराबाद। कब की थी? 1798 में। ईयर जरूर याद रखिएगा, है ना, क्योंकि पहला वाला आपको याद रखना पड़ेगा। तो सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले साइन किसने किया? हैदराबाद, 1798। ये क्या हो गया? 200 कम किससे है? 1800 से। तो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि जस्ट 1800 से थोड़ा पहले, या तो 98 में किसी का बर्थडे आ रहा है आप उससे याद करिए, या तो इससे कि सिर्फ 2 साल 1800 के थोड़ा ही पहले 1798 में हैदराबाद सबसे पहले, क्योंकि हैदराबाद वाला इलाका बहुत बड़ा था, हैदराबाद का नवाब क्या करता है? सहायक संधि करता है आपके अंग्रेजों से। दूसरा कौन था आपका? मैसूर था, अगले ही साल मैसूर वाला कर लेता है। फिर तंजौर हो गया, अवध हो गया। अब आप देखेंगे, अगर आप मैप में देखें, है ना, पूरा का अगर आप मैप देखें, देखिए ये अवध वाला इलाका हो गया, ये इधर हैदराबाद वाला इलाका हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आपके मराठे, है ना, बरार, पेशवा, भोसले, ये सब जो है क्या कर लेते हैं? सहायक संधि कर लेते हैं। और एक बहुत बड़ा इलाका या बहुत बड़े बड़े आपके जो नवाब रहते हैं, जो राजा रहते हैं, वो डायरेक्टली कंट्रोल में आ जाते हैं किसके? अंग्रेजों के। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जो होलकर रहते हैं, होल्डर लिखा, होलकर है ये, ठीक है, जो आपके होलकर रहते हैं इंदौर के, वो नहीं करते हैं बस सहायक संधि। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी युद्ध चलेगा, आपका जो एंग्लो मराठा वॉर है अभी चलेगा, 1818 तक चलेगा मराठा वॉर, है ना। तो आप देखेंगे कि सहायक संधि कर लेंगे तो ये मराठा जो है अगेंस्ट में जाना चाहेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे होलकर के अलावा पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया, सब जो है क्या कर लेते हैं? सहायक संधि कर लेते हैं। उसके अलावा जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, बूंदी, मच्छेड़ी, जो आपका ये राजस्थान वाला इलाका है, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, यहाँ पे जितने आपके राजा हैं सब सहायक संधि कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला इलाका जो है, ये वाला भी किसके कंट्रोल में आ जाता है? अंग्रेजों के कंट्रोल में। ओवरऑल आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने डायरेक्टली अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया है इन्हें, है ना। डायरेक्टली अपने साम्राज्य में मिलाना कौन चालू करता है? इसके बाद जब आपको पढ़ना है डलहौजी। डलहौजी कहता है कि नहीं, अब हम सहायक वहायक संधि नहीं करेंगे, जितना भी एरिया तुम हारते जा रहे हो, तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं है, तुम्हारा बेटा नहीं है खुद का, अडॉप्ट करोगे तो हम राजा नहीं मानेंगे और उसको अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। तो फिर ब्रिटिशर्स का जो एरिया है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जॉन शोर ने बोला हम उंगली नहीं करेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली ने बोला कि नहीं यार, हमें अब धीरे धीरे अपना साम्राज्य तो बढ़ाना पड़ेगा। तो वो क्या लेकर आता है? सहायक संधि लेकर आता है, जो डायरेक्टली तो नहीं अपने में इन्वॉल्व करता, लेकिन इनडायरेक्टली क्या कर लेता है? कंट्रोल करने लग जाता है इंटरनल मैटर में। तो लॉर्ड वेलेस्ली याद रखना है। वेलेस्ली को ऐसे आप कैसे याद रखेंगे? थोड़ा अलग नाम है। एक वॉरेन हेस्टिंग याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव तो याद ही रखना है ना। उसके बाद आपका कॉर्नवालिस हो गया। कॉर्नवालिस तो आपको कॉर्न से याद रहेगा ना, कॉर्न। आई थिंक आप मूवी देखने जाते हैं तो कॉर्न खाते हैं, कॉर्न वैसे भी अच्छा ही लगता है खाने में। इसके बाद आता है वेलेस्ली, है ना। वेलेस्ली को क्या कर सकते हैं? ऐसे
वेला है और मतलब यहाँ पे वेला घूमता है, या किसी बेला के नाम से आप याद कर सकते हैं कि बेला नाम की जो लड़की है वो सहायक संधि करती है सबसे, कि मैं तुमको भी सहायता कर दूंगी, उसको भी सहायता कर दूंगी। तो बेला नाम की जो लड़की है, हैदराबाद, मैसूर, मतलब बेला इतनी सुंदर भी है तो उससे सब सहायता लेना भी चाहते हैं। हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, तंजौर हो गया, अवध हो गया, ठीक है, पेशवा जितने भी थे, बरार हो गया, भोसले हो गया, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, यहाँ पे आपका भरतपुर, बूंदी, सब बेला के ऊपर फिदा हो जाते हैं और सब उससे सहायक संधि कर लेते हैं, ठीक है, कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, कुछ भी दिक्कत होगी तो याद रखिएगा, बेला से याद रखना है आपको, वेलेजली बेला से याद रखना है। ये हो गया आपका सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, जो कि ये लोग क्या कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं। फिर इसके अलावा क्या होता है, यहीं पे आपको चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इसके टाइम पे होगा, जिसमें आपका जो टीपू सुल्तान है उसको मार देते हैं और उसका जो मेन इलाका है। अच्छा, ये जब वेलेजली है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा युद्ध हुआ, जब हमने आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करी तो मैसूर के जब टीपू सुल्तान को हरा दिया तो इसके जो मेन इलाके थे, मेन एरिया जो थे, वो किसने, अंग्रेजों ने ले लिया। अंग्रेज वैसे कौन सा इलाका लेते थे, तो आप कुछ गेस कर सकते हैं कि कौन सा इलाका उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता होगा। उनके लिए जो मेन इलाका था वो था पोर्ट वाला, बंदरगाह वाला इलाका। तो वो जैसे मान लीजिए बात करें ऐसे, तो ये किनारे वाले इलाके थे ना, इस पे ज्यादा कब्जा किया करते थे कि भैया हमारा सामान आएगा यहाँ पे उतारेंगे, क्योंकि उनका तो व्यापार था ना मेन। तो ये वाला जो आपका किनारे वाला जो इलाका था ना, इस पे कब्जा करने पे ज्यादा फोकस करते थे वो लोग, ठीक है। इसके अलावा आपका पुर्तगाली से क्या ले लिया था, बंबई वाला इलाका ले लिया था। वो सिर्फ अपने गोवा में काम कर रहे थे पुर्तगाली, और उसके अलावा जो यहाँ पे इलाका था वो अंग्रेजों ने ले लिया था। यहाँ पे फिर आपका लास्ट तक जो है किस पे कब्जा कर लिया, किसने, अंग्रेजों ने। इधर साइड भी कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। धीरे धीरे आपके सारे पोर्ट जो है, बंदरगाह वाला जो इलाका है, वो सब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है। तो ये हो गया किससे, मैसूर से। अब यहाँ पे क्या होता है, चौथा एंग्लो मैसूर वॉर होता है। तो जब ये आपका वेलेस्ली जीत जाएगा तो कुछ जो है किसको दे देगा, मराठों को दे देगा, कुछ जो है हैदराबाद को दे देगा, सबको खुश करने के लिए। मेन जो इलाके हैं वो खुद ले लेगा, है ना। ये आपके क्या होती थी, ये टेक्निक होती थी जिससे सब खुश भी हो जाए, सबको लगे कि यार हमें दे भी दिया। लेकिन एक जो बड़ी आर्मी है, बड़ा खतरा, या मैसूर वाला जो इलाका है, उस पर डायरेक्टली कंट्रोल कर लिया किसने, अंग्रेजों ने, ठीक है। और हैदराबाद के हो चाहे मराठे हो, उनको यही लग रहा है कि यार हमारी तो हेल्प ही कर रहा है, हम हराते अंग्रेज हराते, बात तो एक ही है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये अपना सारा का सारा जो पैसा यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं वो सब ब्रिटेन भेज रहे हैं, है ना। उसके बाद 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जितने हाईएस्ट पोस्ट वाले आ रहे थे ना, कलेक्टर हो गया, उसके ऊपर हो गया, जो हायर पोस्ट वाले थे, जो कि आज के टाइम में हम सिविल सर्विसेज बोल रहे हैं, तो नागरिक सेवा के लिए एक क्या बनाया गया, यहाँ पे कॉलेज बनाया गया। कॉलेज का नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहाँ मिलेगा आपको, कलकत्ता में मिलेगा, ठीक है। तो विलियम के नाम से हमने क्या बनाया है, एक फोर्ट बनाया है, ठीक है। वो कहाँ पे है, 1800 से 1854 तक चलता है वैसे तो, मतलब 50 साल तक वो काम करता है। यहाँ पे हम क्या देते थे, प्रशिक्षण देते थे। और प्रशिक्षण क्या देते थे, इंग्लिश, आपके भारत की जो लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में, सोसाइटी के बारे में। जैसे आप काम करने जा रहे हो तो यही तो है ना, कलेक्टर को पहले 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है आपके लबासना में, कि आप सोसाइटी को समझो, कैसे आप हैंडल करोगे, और सारी चीजें बताई जाती हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे लबासना की जगह आपको इमेजिन करना है क्या, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया, कहाँ पे, कलकत्ता में। 1800 में वेलेस्ली ने ही बनवाया, और यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके अलावा 1806 में जो भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उनको भी शिक्षा और प्रशिक्षण ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज, जो कि हेलेबरी में था, वहीं आपके ब्रिटेन में, वहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी। क्योंकि यहाँ आने से पहले आपको ट्रेन करना पड़ेगा ना लैंग्वेज के बारे में, सोसाइटी के बारे में। तो शिक्षा और प्रशिक्षण, जब का एजुकेशन और ट्रेनिंग है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां चालू कर दी थी, आपके ब्रिटेन में भी, ठीक है। उसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज, अपने नाम पर ही रखा था। और कहाँ पे स्थित था, हेलेबरी में। कब होता है, 1806 में स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा उसके पहले हमने कलकत्ता में भी स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 1800 किसके टाइम पे स्टार्ट होगा, तो ये होगा आपके लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे स्टार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे वेलेस्ली जो है वो खुद को बंगाल का शेर कहता था, काफी लंबे टाइम तक है ये, आप देख ही रहे हैं।
और खुद को क्या कहता था, बंगाल का शेर, मतलब काफी जानने भी लग गया था और वहां की सिचुएशन को। उसके अलावा सहायक संधि से काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गया था, ब्रिटिशर्स को भी ज्यादा फायदा हो रहा था। जैसे मैसूर वाला इलाका उन्होंने क्या कर लिया, चौथे आंग्ल मैसूर वॉर से बहुत सारा इलाका कब्जा कर लिया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो सीधी बात है ना, वेलेस्ली को बोलेंगे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो नाम भी होने लग गया था। इसलिए वो खुद को क्या बोल रहा था, बंगाल का शेर भी बोलता था, ठीक है, खुद को। वेलेस्ली कॉल्ड हिमसेल्फ लॉयन ऑफ बंगाल। उसके बाद 1805 में दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है, लेकिन फिर उनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। तो वेलेस्ली के बारे में जो आपको मेन याद रखनी है, बेला के बारे में, बेला से आप इमेजिन कर सकते हैं कि बेला के बारे में आपको जो मेन याद रखनी है चीज वो ये है कि बेला सबसे सहायता मांगती थी, सहायक संधि करती थी, ठीक है, सबसे क्या करती थी, सहायक संधि, और फिर सबका यूज कर लेती थी। तो ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, बेला बड़ी खतरनाक थी, पहले सबसे सहायक संधि करती थी, और सहायक संधि आप देख रहे हैं बहुतों से कर रखी है, ऐसा भी नहीं कि एक दो से कर रखी है, बड़े बड़े वो भी, हैदराबाद, मराठे जितने भी हैं, पेशवा, होलकर, आपके पेशवा, सिंधिया, आपके बरार वाला क्षेत्र, भोसले, उसके अलावा जो राजस्थान वाला इलाका है, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सबसे कर रखी है सहायता, है ना, मांग रखी है। ऐसे आपको इमेजिन करना है। फिर कॉलेज बनवाते हैं। कॉलेज कहाँ बनेगा, कलकत्ता में, विलियम के नाम से। वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी आएंगे हायर रैंक के। कब स्टार्ट होगा, 1800 में। 1806 में जो है हम एक हेलीबरी में भी ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज बनाएंगे ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है आपके मिंटो प्रथम। अच्छा, मिंटो प्रथम जो है इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इनके टाइम पे क्या आता है, चार्टर एक्ट आता है 1813। जब हम इकट्ठा पढ़ेंगे एक्ट के बारे में, जितने भी चार्टर एक्ट हैं, आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, वो सब हम इकट्ठा देखेंगे, है ना। काफी ज्यादा बदलाव होता है 1813 के बाद, तो वो सब हम एक साथ कंटिन्यू करेंगे। अभी बस इतना याद रखिएगा। मिंटो के बारे में आपको बस एक चीज याद रखनी चाहिए कि अमृतसर की संधि इनके टाइम पे होती है। मिंटो मतलब आपके रणजीत सिंह मिंट खाते हैं कब, 1809 में, और संधि पे साइन कर देते हैं। तो जब हमने सिख पढ़ा है, एंग्लो सिख के बारे में, तब वहां पे हमने पढ़ा है रणजीत सिंह आपके सुकर चकिया मिसल, है ना, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो इकट्ठा लेकर आते हैं मिसलों, सारे मिसल को, राजा रहते हैं। फिर उनकी डेथ के बाद फिर सब दूर दूर होने लग जाते हैं। 2 युद्ध होंगे, दूसरा वाला भी डलहौजी के टाइम पे होगा, आपका जो एंग्लो सिख वॉर होता है। रणजीत सिंह के टाइम पे 1809 में, है ना, वो मिंट खाते हैं, याद रखिएगा, इसलिए मिंटो प्रथम से याद रखना है। मिंट खाएंगे, ट्रिटी पे साइन करेंगे 1809 में, ठीक है। और कहां पे करेंगे, अमृतसर में। अमृतसर में बुला के करते हैं, इसलिए अमृतसर की संधि उसको कहेंगे, ठीक है। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग अलग है और सिर्फ लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। अब मतलब थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। वारंट लेके, इसलिए मैंने आपको हेस्टिंग से नहीं याद कराया, वारंट लेके घूमते थे हमेशा, 2nd नंबर पे आएंगे, है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल। ये आपके हेस्टिंग काफी बाद में आते हैं, 1813, 1823, देख रहे हैं ना, 1813 में आ रहे हैं। तो ये आपके हेस्टिंग जो है, अब हेस्टिंग से आप क्या करोगे, हेट से ही रिलेट कर सकते हो इसको। हेस्टिंग से सब हेट करते थे, तो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। और हेट करना कब चालू करते हैं लोग, जब 13 साल के रहते हैं। ये 13 घाटा, अगर आप किसी से हेट करते हो तो 13 को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। हेस्टिंग जो है, इनके टाइम पे क्या होता है, सबसे पहले आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 में स्टार्ट होगा, 2 साल तक चलेगा, 1816 में खत्म होगा। अमर सिंह थापा जो है, ये आत्मसमर्पण करेंगे। 1816 में आपकी संधि होगी, और कौन सी संधि कहलाती है, संगोली की संधि कहलाती है। नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी, 1816 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेस्टिंग, सब कोई उन्हें हेट कर रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि भारत वाला इलाका तो ठीक है, हम कब्जा कर ही रहे हैं, आसपास के इलाके पे भी हाथ मारना चाहिए हमें, है ना। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, नेपाल पे आक्रमण करते हैं। अच्छा, शिमला उमला वाला जो इलाका था ना, वो आपके नेपाल के अंतर्गत ही आता था, फिर अंग्रेजों ने छीन लिया था उनसे, और फिर भारत में हमने शामिल कर लिया सारी चीजें। तो नेपाल जो है, एंग्लो नेपाल वॉर कब चालू होता है, 1814 में। जब हम 14 साल के होते हैं, 2 साल तक चलता है, 1816 तक। 16 साल में डिसाइड करते हैं अमर सिंह कि बस अब 16 साल के हम हो गए हैं, अब युद्ध नहीं करेंगे। संगोली की संधि होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे संगोली से आप कर सकते हैं, बढ़िया गोली वोली खाते हैं और कहते हैं कि बस आज से युद्ध समाप्त, ठीक है। संगोली का आप ऐसे भी ना कि संगोली का संघ बना लेते हैं अंग्रेजों के साथ मिलकर, अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह जो है, अमर सिंह का नाम याद रखिएगा। नेपाल में आपको अमर सिंह मिलेंगे। अमर सिंह 16 साल के जब हो जाएंगे, तब वो क्या करेंगे, संघ बना लेंगे, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। तो चाहे तो संघ बना लेंगे, ऐसा याद कर लीजिए, चाहे गोली खा के आराम से चिल करेंगे, ऐसा बना लीजिए।
और 2 साल तक चला था। इससे आप याद कर सकते हैं कि वो 16 साल में जब संधि करेंगे, 2 साल पहले चला होगा तो 1814 से स्टार्ट हुआ होगा, है ना। ईयर जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हेस्टिंग के टाइम पे एक चीज क्या होती है, हेस्टिंग के टाइम पे होता है पिंडारियों का दमन। वैसे एक सलमान खान की मूवी जो थी पिंडारियों से संबंधित ही थी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो उसमें ये रहता है ना कि सारे जो आपके हिंदू मुस्लिम जो रहते हैं वो सारे इकट्ठा होके युद्ध करते हैं। अच्छा, ये लोग थे कौन? ये लोग जो थे पिंडारी, ये ऐसा होता था कि जब युद्ध करने जाते थे आपके कौन, यहाँ पे मराठा, जब भी युद्ध करने जाते थे मराठा, तो मराठों को हेल्प करते थे, है ना। फिर उनसे पैसे मिलते थे, फिर बढ़िया एंजॉय करते थे अपनी लाइफ में, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे देखा जब आपके वॉर हो गए अंग्रेजों के साथ, एंग्लो मराठा वॉर हुआ, तो क्या हुआ, सहायक संधि वगैरह कर ली। अब यहाँ पे पिंडारी जो है वो खाली हो गया, उनके पास कोई काम ही नहीं था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा सा उत्पात मचाने लग गए। इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, फिर इनको सोचा कि नहीं अब निपटाना ही पड़ेगा। और वॉरेन बोल रही हूँ, यहाँ पे जो हेस्टिंग है, क्योंकि वो सबसे हेट करता था, तो हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया, उनको खत्म किया। अब यहाँ पे जब पिंडारियों पे वो हमला करेगा तो सीधी बात है, पिंडारी जो हैं किससे जुड़े रहते थे, मराठा से। बहुत लंबे टाइम से मराठों को क्या दे रहे थे, अपनी सर्विसेज दे रहे थे, तो मराठों को कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। तो यहीं पे आप देख रहे हैं कि 1817 वगैरह से चालू होगा 1819 तक, कौन सा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वो स्टार्ट ही इसलिए होता है क्योंकि पिंडारियों का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने कदम उठाया। उनको भी बुरा लगा कि हमारे एक टाइम पे साथी हुआ करते थे, बेचारे उनको मार रहे हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पे नेताओं का नाम याद रखिएगा, वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम, ठीक है। दो तो आपको वासिल और करीम, और एक आपका चीतू। चीतू आप चिट्टू से भी कर सकते हैं, चिट्टू है, करीम है और वासिल है, ठीक है। तो वासिल, चिट्टू, करीम, 3 आपके मेन नेता थे पिंडारियों के। इनके दमन के कारण थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी चालू होता है और उसमें फिर हार जाते हैं, और हारने के कारण फिर क्या हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से मराठाओं की शक्ति यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किससे रिलेटेड, हेस्टिंग से रिलेटेड। हेस्टिंग के टाइम पे अब यही आपको एक लाइन लिखेगी, वैसे नए वाले में ये लिखा नहीं हुआ है कि एंग्लो मराठा वॉर इसी टाइम पे होता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि पिंडारियों का दमन होगा, उसी टाइम पे एंग्लो मराठा वॉर होगा, तीसरे नंबर वाला, और मराठों की यहाँ पे जो शक्ति है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। अंग्रेज बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लेंगे कि अब जो हम बोलेंगे वही आप करोगे। इसीलिए आप देखेंगे कि ये 1823 की बात कर रहे हैं ना, ये 1800 जितनी भी संधि करते हैं यहाँ पे अलग अलग, होलकर, सिंधिया, पेशवा, सबके साथ अलग अलग संधि करेंगे। और जब 1857 की क्रांति होगी तब आपके होलकर हो, आपके सिंधिया हो, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाता, क्योंकि इन्होंने पहले ही संधि कर रखी थी, ठीक है। तो ये हो गया। इसीलिए आपको मैं पहले से बता रही हूँ कि सहायक संधि और जो दूसरी इनकी संधियां होती थी युद्ध के बाद, वो काम कब आती थी कि जब आप दूसरे लोगों के खिलाफ लड़ने जाते थे तो कोई भी राजा उनको सपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले ही अंग्रेजों ने उनसे संधियां कर रखी होती थी, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, मराठा हारे, उनकी शक्ति खत्म हुई, परस्पर लगे प्रतिबंध इन्होंने हराया, और एक टेनेंसी एक्ट भी 1822 का, उसको भी आप चाहें तो याद रखें, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं। टेनेंसी एक्ट मतलब काश्तकारी अधिनियम जो है, उससे संबंधित कुछ एक्ट लागू किया गया था हेस्टिंग के टाइम पे। अच्छा, ये क्यों किया था ये हम आगे डिस्कस करेंगे ना, जब इसकी डिटेलिंग पे जाएंगे थोड़ा, तब हम बताएंगे कि 1813 में जब आपका चार्टर एक्ट आता है, उसके बाद आपका ये काश्तकारी टेनेंसी एक्ट आता है, ये सारी चीजें कैसे रिलेटेड है। अभी आप याद रखिएगा किससे रिलेटेड, हेस्टिंग ने हेट करता था, नेपाल वाले इलाके पे कब्जा किया, ठीक है। अमर सिंह जब 16 साल के हो गए, उन्होंने संघ बना लिया किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। तो संगोली की संधि 1816, 2 साल पहले युद्ध चालू हुआ 1814 से। उसके बाद यहाँ पे पिंडारियों का दमन किया, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगा, मराठाओं की शक्ति खत्म करेंगे, प्रेस वाला हो गया, और आपका एक हो गया टेनेंसी एक्ट, ठीक है। मिंट खा के हमने बोला ना, रंजीत सिंह ने आपका साइन किया था अमृतसर की संधि 1809 में, ये भी याद रखना है आपको। फिर आता है लॉर्ड एमहर्स्ट। एमहर्स्ट के टाइम पे एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है प्रथम, आपकी प्रथम लगा हुआ है तो सीधी बात है द्वितीय भी हुई होगी, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। बर्मा मतलब आज का म्यांमार। अब आप देख रहे हैं कि भाई भारत वाला इलाका तो ठीक है, यहाँ नेपाल वाला भी इलाका इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है, नेपाल के साथ साथ अब यहाँ पे म्यांमार वाले इलाके में भी इन्होंने क्या कर दिया, युद्ध चालू कर दिया।
मतलब ये याद रखिएगा कि एक टाइम पे ऐसा था कि बोलते थे ब्रिटिशर्स का कभी भी क्या है, सूरज डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में इतने सारे जगह पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा था कि अगर धूप कभी, जैसे आपको भी पता है ना, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि जहां एक टाइम पे रात होती है, दूसरे टाइम पे दिन हुई होती है, तो क्योंकि पूरे ही उन्होंने विश्व पे अलग अलग जगह पे कब्जा कर रखा था, तो ये था कि कभी रात ही नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में दिन होगा। तो ब्रिटिशर्स का कभी भी सूरज डूबता नहीं है, इतने खतरनाक कब्जे कर रखे थे। तो ये था कि सिर्फ भारत पे नहीं कर रखा था। आप देखेंगे उसके जस्ट ऊपर पाकिस्तान वाला इलाका तो हमारे साथ ही लगा हुआ था। इधर आप देखेंगे ऊपर नेपाल वाला, उस पर भी कब्जा किया। इधर म्यांमार वाला जो इलाका है, बर्मा, एक युद्ध जो है उसमें थोड़ा इलाका कब्जा करेंगे, दूसरे युद्ध में बहुत पूरा इलाका कब्जा कर लेंगे। तो यहां भी इन्होंने कर रखा था। अच्छा, अफगानिस्तान वाले इलाके में आपको भी पता है, जैसे आज के टाइम पे अफगानिस्तान वाले इलाके में वहां पे काफी खूंखार लोग रह रहे हैं, तो वहां पे डायरेक्ट कंट्रोल कभी किसी का नहीं हो पाया। आज के टाइम पे तालिबान है, इतने टाइम तक आपका अमेरिका कोशिश करता रहा, उसके पहले आपके ब्रिटिशर्स जो है वो लगे हुए थे, लेकिन कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाया, है ना। और आप जब पूरा तालिबान का मुद्दा देखेंगे या अफगानिस्तान का मुद्दा देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री में आज तक कभी भी किसी का डायरेक्ट कंट्रोल अफगानिस्तान पे नहीं हो पाया। जैसे भारत में अंग्रेजों का था, म्यांमार में हो गया था, आपके अफगानिस्तान में नहीं हो पाया, इसलिए अमेरिका इतने टाइम तक रहा, फिर छोड़ के चला गया, ठीक है, फिर तालिबान फिर वापस आ गया है। तो ये चीजें आपको हिस्ट्री में भी दिखेंगी। यहाँ पे म्यांमार का जो युद्ध होगा, जो ये आपका एमहर्स्ट है, एमहर्स्ट को कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे हर्स्ट का आप कर सकते हैं हर्ट से, हर्ट है ना, बहुत हर्ट करता है, किसी का बुरा बोल देना या कोई बुरा बोल देता है आपको तो बहुत हर्ट करता है, इंग्लिश वाला जो शब्द है उससे याद कर सकते हैं। हर्ट क्या किया कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो होता है वो कब होता है, 1824 से 1826, 2 साल रहता है ना। 24 साल के जब होंगे तब चालू होगा, 26 साल में खत्म हो जाएगा। तो 26 साल याद रखिएगा और 2 साल याद रखिएगा। जैसे नेपाल का 2 साल याद रखना है और 16 याद रखना है, 1816 और 10। वैसे आप ये भी याद कर सकते हैं कि 1816 में जब नेपाल पे कब्जा कर लेते हैं, उसके जस्ट 10 साल बाद 1826 में किस पे हो जाता है, ये बर्मा वाला युद्ध जीत जाते हैं, ठीक है। बर्मा वाला संधि कौन सी होगी, तो यान्डबू, यान्डबू, यान्डबू आपको ऐसा नाम मिलेगा, यान्डबू भी बोल सकते हैं। तो जो यान्डबू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे संधि मिलेगी, जो कि 1826 में होगी, ठीक है। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत ऐसा कुछ डिटेल वाला ही पोर्शन आएगा तब पूछा जा सकता है, नहीं तो नहीं आएगा कि एमहर्स्ट के टाइम पे कौन सा विद्रोह हुआ था, ये अब इतना डिटेल तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, हर्ट क्या करता है, हर्ट ये करता है कि बर्मा वाले इलाके में 26 साल में युद्ध जो है अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है। अंग्रेज सिर्फ 26 साल के थे, बर्मा वाले इलाके में जीत गए थे, ये बहुत ज्यादा हर्ट करता है। और हर्ट करता है तो यान्डबू जो है, यान्डबू को आप कैसे याद कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे बदबू से भी कर सकते हैं याद, ठीक है। हर्ट करता है, या हर्ट इसलिए करता है क्योंकि बदबू ज्यादा आती है ना। या 26 साल के जो आपके अंग्रेज थे वो जाते हैं बर्मा और फिर उनको बहुत ज्यादा हर्ट होता है क्योंकि बहुत ज्यादा बदबू थी वहां पे। अब ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया किससे रिलेटेड, लॉर्ड एमहर्स्ट से रिलेटेड। इसके पहले क्या था आपका हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग सेकंड नंबर पे आता है, वो अलग है। आपका लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, जो कि क्या करेगा, सहायक संधि करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सॉरी, सहायक संधि आपका हेस्टिंग नहीं करता है, कंफ्यूज हो गई, यहाँ पे वेलेस्ली करेगा, ठीक है। बेला जो है सबसे सहायता मांग रही है, हेस्टिंग क्या करेगा, नेपाल पे कब्जा करेगा, उसके अलावा यहाँ पे पिंडारियों का दमन करेगा, ठीक है। सब क्योंकि सब उससे हेट करते थे तो वो भी खतरनाक स्टेप लेता था। तो आपका हेस्टिंग हो गया, वेलेस्ली हो गया, ठीक है। मिंट खा के रंजीत सिंह ने क्या किया था, साइन किया था अमृतसर की संधि, शोर मचाकर। एक चीज हुई थी, हस्तक्षेप की नीति, है ना, यहाँ पे जो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन है कि हम उंगली नहीं करेंगे किसी को, ये वाली नीति हुई थी। उसके बाद आपका कौन आता है, एमहर्स्ट आता है। बहुत हर्ट होता है क्योंकि बर्मा गए थे यूरोपियन 26 साल में, और वहां पे हर्ट क्यों हुआ, क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी। तो यान्डबू 1826, 1824 से स्टार्ट हुआ था। प्रथम याद रखिएगा, पहला वाला है, अभी सेकंड वाला हम पढ़ेंगे, सेकंड वाला भी आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका लॉर्ड एमहर्स्ट। और इसी के आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, एक साथ में बहुत सारे नाम नहीं याद करवा रही हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें मेन चीज सबकी याद रखनी है। और याद रखिएगा आपको सारा का सारा जो यहाँ पे पीडीएफ है, पीडीएफ वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा,
ठीक है। जब आपके गवर्नर जनरल कंप्लीट हो जाएंगे, टेलीग्राम पे आपको इसके सारे पीडीएफ मिलेंगे। मैं जितनी भी चीजें करवा रही हूँ वो सब आपको टेलीग्राम पे ही उसके पीडीएफ मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ब्राह्मी एकेडमी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कॉल मैसेज कमेंट करके पूछ सकते हैं। नंबर भी आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए ऐसे ही, और कोई भी डाउट है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।